नमस्कार, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। आज हमारे साथ हैं निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल फिलहाल राजस्थान में तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में दिसंबर में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से अपने लोगों को जोड़ रहे हैं अपने साथ में, और किस तरीके ये तीसरा मोर्चा जो है वो राजस्थान की सियासत में किस तरीके की संभावनाएं रखता है। हनुमान जी, स्वागत है आपका। आप ये बताइए कि आप चौथी ये रैली थी यहाँ पे सीकर में आपकी, तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लगातार? देखिए, शेखावटी अंचल जो राजस्थान का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और एडवांस इलाका है, और यहाँ लाखों की तादाद के अंदर आज तक तो यहाँ रैली न तो प्रधानमंत्री की हुई न किसी पार्टी की रैली हुई। ये आज तक की सबसे बड़ी रैली, और राजस्थान की चारों बड़ी रैलियों में हमारे मतलब ये बराबर की रैली। चारों रैलियों में 5 से 7 लाख लोग आए। इसमें भी 5 लाख के करीब अंदाज लोग जाम में फंस गए थे बारिश आने से, लेकिन 5 लाख के करीब लोगों की संख्या सीकर के अंदर थी। ये इस बात की ओर इंगित करता है कि लोग व्यवस्था के अंदर परिवर्तन चाहते हैं, और अपने अपने साधनों से लोग गांव से सब साधन करके खुद अपने साधनों से हुंकार भरी। मैंने कहीं साधन राजस्थान में कहीं भी नहीं लगाया, किसी भी रैली के अंदर नहीं लगाया। और हमें आवश्यकता इसकी हुंकार की इसलिए पड़ी कि पार्टियों दोनों ने हाथ मिला लिया, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो मैं यूनिवर्सिटी की राजनीति से आया हूँ, कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति, छात्र आंदोलन में भी बहुत हिस्से लिए। और ये जो बेरोजगारी की समस्या राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी है, किसान तकलीफ के अंदर है, कानून का राज नहीं, समानांतर गुंडे सरकार चला, इनको देख के मैं बीजेपी छोड़ के वसुंधरा से झगड़ा करके 2010 के अंदर अलग हो गया था। और उसके बाद लगातार मैं लंबी लड़ाई विधानसभा के अंदर लड़ रहा हूँ दोनों पार्टियों के खिलाफ। और मैं चाहता हूँ कि थर्ड फ्रंट राजस्थान के अंदर बने, दूसरे स्टेट की तरह क्षेत्रीय पार्टी राजस्थान के अंदर बने, परिवर्तन हो, इन पार्टियों की गुंडागर्दी राजस्थान में खत्म हो। इन्होंने तो एक दूसरे से हाथ मिला लिया कि एक बार मैं राज करूंगी वसुंधरा, एक बार गहलोत करेगा, अभी पायलट आ गया। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पीड़ित शोषित अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को न्याय राजस्थान के अंदर मिले, कानून का राज राजस्थान के अंदर स्थापित हो, इसलिए दलों की दादागिरी खत्म हो और जवानों को रोजगार की गारंटी मिले, किसानों का भला हो। इसको लेके हम ये हुंकार भर रहे हैं, और 5वीं आज की हुंकार बहुत सफल रही। इस हुंकार का देश दिल्ली तक आवाज़ गई। देखना आप, इसमें कर्ज माफी का जो 50,000 कर्जा सरकार ने माफ़ किया है, उसमें कई राइडर लगाए, ये भी हटेंगे। संपूर्ण कर्जा सरकार को माफ़ करना पड़ेगा, हम माफ़ करा के ही मानेंगे। अभी हमने आंदोलन को कभी दूसरे रूप की तरफ हम नहीं ले गए, अभी हमने जाम वाम लगाना करना कभी नहीं किया। जिस दिन हम ये कर देंगे उस दिन राजस्थान एक ही दिन में ठप हो जाएगा सारा। लेकिन हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चले, ये इस जन आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाए, किसानों की मांगें मनाए, संपूर्ण कर्जा माफी हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता, 4 लाख नौकरियां, लोकपाल मजबूत, टोल मुक्त राजस्थान, इनको लेके ये हमारी लड़ाई है। इसमें कई मुद्दे हो रहे हैं, और बाद में हम जयपुर की घोषणा करेंगे जल्दी, जहाँ हम नए फ्रंट की भी घोषणा करेंगे। और वो रैली 15 लाख से ज़्यादा की भीड़ जयपुर की रैली के अंदर होगी। आप नए फ्रंट की बात कर रहे हैं, दो टेन्योर आपके रहे। आपका पहला टेन्योर जब आप बीजेपी से लड़े थे, बाद में आपने पार्टी छोड़ दी। दूसरा टेन्योर आप निर्दलीय लड़े और आप जीते। और इन 2 टेन्योर के बाद में आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी के साथ 2 मुकाबले ना चाहते हुए भी हो गए। एक बाड़मेर की रैली में जब उनसे पहले आपने रैली की और उनसे ज़्यादा भीड़ जुटा के दिखा दी, और उससे पहले जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो नरेंद्र मोदी आए थे आपकी विधानसभा में प्रचार करने के लिए, आपको बेहतर याद होगा। तो तीसरी टक्कर जो है वो राजस्थान विधानसभा में फुल फ्लैश होने जा रही है, जब बीजेपी और आप आमने सामने होंगे कई सीटों पे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये मुकाबला इतना दिलचस्प किस तरीके से? बीजेपी तो राजस्थान में 3rd नंबर पर जाएगी, मैं बता दूँ। हर कम्युनिटी राजस्थान की बीजेपी के खिलाफ हो गई, हर जाति खिलाफ हो गई। इन जो गप ठोक रहे हैं ना, इस गप्पों से विश्वास उठ गया। लोगों ने क्या, कांग्रेस के कुशासन से दुखी होकर कुछ जो कट्टर हिंदुवादी ताकतें थी इस देश के अंदर, उन्होंने भी एक बार कहा भाई कांग्रेस को छोड़ो, एक बार मोदी को परखते हैं। तो लोगों ने एक बार मोदी को परख लिया, और इससे बड़ी झूठ और जो बेरोजगारी और कानून, जो पहले सीमा पे शहीद हमारे कम होते थे, रोज होने लग गए। तो ये 4.25 साल इन्होंने निकाल दी। और मुझे तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री नोबेल पुरस्कार लेने के लिए होड़ मची हुई, बाहर विदेश यात्राएं करना, फोटो खिंचवाना, ज़्यादातर समय विदेशों में ही रहे, देश को आगे लाने का कोई काम नहीं किया। न तो नोटबंदी से कोई फायदा हुआ, न GST से हुआ, न कोई इनकी सोच है। अरुण जेटली, दूसरे ऐसे लोग, अबानी, ये अंबानी, अडानी, जो ग्रुप इनका टीम चला रहा है, अमित शाह की जो सारी टीम, इनका पूरा मैनेजमेंट पैसे पे। वसुंधरा को हटाने की बात थी, जब ललित मोदी की विजय का मामला आया तो इन्होंने बिहार के चुनाव के अंदर, फिर यूपी के चुनाव में पैसा ले लिया, फिर ये मिल गए। पहले तो कहते थे न खाएंगे न खाने देंगे। अब आम आदमी के अंदर इनका कुछ भी नहीं रहना। मोदी कितनी रैलियां कर ले, मोदी
भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 3rd नंबर पर रहेगी। हम कोशिश प्रयास पूरा राजस्थान के अंदर करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम मेघवाल का जो समीकरण हम लेके चल रहे हैं, अगर ये समीकरण सही ढंग से बैठ जाता है तो यादव, गुजर, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी आएंगे हर क्षेत्र के अंदर, और हमें आशा नहीं रहेगी राजस्थान के अंदर जीत। हमारी राजस्थान के अंदर अच्छी मतलब बढ़िया स्थिति के अंदर हम राजस्थान के अंदर रहेंगे। कुछ नए नौजवान नेता, कुछ पार्टियों के बड़े नेता बीजेपी कांग्रेस के, वो भी हमारे टच के अंदर है, जो पीड़ित है पार्टियों के अंदर, जनाधार है, जिनको कोई पूछता नहीं, वो समय आने पर हमारे साथ खड़े मिलेंगे। तो मैं जब आपका सियासी करियर देखता हूँ, आप बीजेपी में थे, फिर आपने बीजेपी एकदम छोड़ दी अचानक से, उस दौर में जब बीजेपी बहुत पावरफुल कंडीशन में थे आप, जिस समय आपने बीजेपी छोड़ी, तो मैं जब खंगालने लगा तो मैं आपके पिताजी का भी राजनीतिक करियर देख रहा था। तो 77 में जब कोई आदमी कांग्रेस का टिकट पकड़ने के लिए तैयार नहीं था तो वो उस समय कांग्रेस से चुनाव लड़े। फिर 80 में जब इंदिरा वापसी उन्होंने सत्ता में की, उस दौर में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी जिस समय उभर रही थी, मंदिर आंदोलन के बाद में कोई बहुत बड़ा बेस नहीं था, भैरों सिंह शेखावत एक बड़े लीडर हुआ करते, उस समय उन्होंने बीजेपी को पकड़ा, मतलब उस समय बीजेपी से चुनाव लड़े। तो ये तो है कि ये विद्रोह जो, क्या आपको क्या लगता है, आपको अपनी विरासत से मिला है, पिताजी की जो विरासत है उसकी वजह से, या कुछ और कारण रहे? मेरे फादर भी वैसे जिद्दी थे, बहुत ज़्यादा जिद करते थे। 6 चुनाव उन्होंने लड़े थे, 2 इलेक्शन जीते थे, 77 और 85। 80 में 12 जन कम वोटों से हार गए थे, 90 में 1200 वोटों से हारे, 93 में निर्दलीय लड़े थे बिल्कुल, 4000 से हार गए, 98 में चुनाव के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। फिर मुझे बीजेपी ने टिकट दिया, मेरा फार्म रिजेक्ट हो गया था, लड़ नहीं पाया था मैं। और 3 में वसुंधरा से मेरा झगड़ा हो गया था, ये संघ और दूसरे जो लोग थे, मैं इनकी साइड खड़ा था। वैसे मैं कोई RSS का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन वसुंधरा का जो गिरोह था उसके मैं खिलाफ था। तो संघ और दूसरी जो पार्टी थी ये सब मुझे हेल्प कर रहे थे, लेकिन ये मुझे टिकट नहीं दिला पाए। मैं निर्दलीय लड़ा चुनाव। उस समय वसुंधरा ने मुझे बुलाया भी था कि भाई आप आके मेरे से पूरी बात करो, कमिटमेंट करो। तो मैंने कहा मेरे फादर बीजेपी के 95 के अंदर लाए थे, नागौर जिले के अंदर तो आपका झंडा लगाने वाला भी नहीं था, और हम अगर काई की बात करें, हमारी पेरेंटल सीट है, तो मैं 3000 वोटों से इलेक्शन हार गया था। फिर बाद में लोकसभा चुनाव के अंदर मैं वापस बीजेपी के अंदर आया, क्योंकि मैंने उस समय कांग्रेस में जाने का प्रयास किया था 4 के अंदर। मेरी कुछ नेताओं से बात भी हुई थी, लेकिन वो फिर मामला बैठा नहीं, वही जिद्दी वाली बात हो गई। तो फिर 4 के अंदर लोगों को पूछ के कि भाई अपन बीजेपी ज्वाइन करें, बीजेपी में चले गए। 6-8 महीने, साल बर्बादी, गुजर आंदोलन, जीवन गोदारा हत्याकांड, रावला, घरसाना ये हुई, तो उसमें वसुंधरा जी खिलाफ हम बोले। मेड़ता के बाई इलेक्शन में भी जो चाह रहे थे टिकट, इन लोगों ने दी नहीं, तो उसमें भी हमने विद्रोह किया। और साथ में फिर इन दूसरा जो वसुंधरा का विरोधी गुट था, जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ था, उनके साथ कांग्रेस में मुझे नहीं जाना था, क्योंकि कांग्रेस मैंने 4 में प्रयास किया था। फिर कांग्रेस मुझे लेना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा कांग्रेस में मैं नहीं जाऊंगा। साथ में मैं वापस भारतीय जनता पार्टी के बैठ के 8 के चुनाव के अंदर हमने प्लानिंग की, लेकिन मैडम ने 8 के अंदर मुझे हराने का प्रयास किया क्योंसर सीट से खुद। जैसे गजेंद्र सिंह इसका है और वो दूसरी टीम है, तो उन्होंने BSP को वोट डलवाए सारे, और BSP 2nd नंबर रही, कांग्रेस की जमान जब्त हुई थी। तो मैंने वसुंधरा को आके शिकायत करी, मैंने कहा साहब आपने, मतलब मैं तो आपकी पार्टी का कैंडिडेट था, आपने मुझे ही हराने का प्रयास किया। तो हमने फिर इसको नेता प्रतिपक्ष हटाने के लिए 9-10 विधायक बचे थे, हमने पूरा प्रयास किया दिल्ली तक, उसको नेता प्रतिपक्ष हटवाया वसुंधरा को। बाकी लोग तो भाग छूटे, हमने लड़ाई लड़ी, फिर मैंने ओपन लड़ाई लड़ ली पूरी। फिर ये दारा एनकाउंटर के मामले रहे सारे जो उठाए, मैडम के खिलाफ भी मोर्चा खोला, विधानसभा में खूब बोलता था, मंचों पे भी, विरोध भी खूब जगह राजस्थान में कराए। फिर इंडिपेंडेंट लड़ा था। किरोड़ीलाल जी चाहते थे कि मैं राजपास लड़ूँ, तो मैंने मना कर दिया उनको। मैंने कहा आप तो आदिवासियों की पुरानी पार्टी लेके आए, ये तो नई बनाते, तो नई पार्टी में ज्वाइन करता आपके साथ। वो तो मुझे भी नहीं बताया, तो राजपास पुरानी लेके आ गई पार्टी, बात तो नई पार्टी की थी। तो 13 के अंदर फिर हम 4.5 साल अमर किरोड़ीलाल जी साथ ही लड़े सब जगह। हमारी बात यही थी कि भाई बीजेपी के अंदर हमें जाना नहीं है, कांग्रेस में जाना नहीं, मोर्चा बनाना राजस्थान के अंदर, नई पार्टी। अब वो बीच में छोड़ के चले गए थे, लेकिन उससे मैं कोई कमज़ोर नहीं हुआ। यूथ स्टेट का परिवर्तन चाहता है, जवान बदलाव चाहता है, हर कम्युनिटी बदलाव चाहती है, लेकिन उनको अपने नेता कुछ दिखाई देने चाहिए मेरे साथ। उन लोगों की ये भी, तो बड़े नेता संपर्क के अंदर है मेरे सारे। अभी तो हम जन आंदोलन करके कर्ज माफ़ी हम चाहते हैं, पहले किसानों को राहत भी मिले, हमारी लड़ाई का फ़ायदा किसान जवान राजस्थान को मिले। अपराधियों के खिलाफ हमने आंदोलन किया, तो ये अपराधी देखो आनंदपाल जैसे और कई भी अपराधियों को सज़ा भी मिली, कई चले गए ऊपर, एनकाउंटर भी हुए। तो ये राजस्थान में जो माहौल बना ना, उस माहौल की बदौलत ये सारा कुछ हुआ था। और इनसे लड़ने वाला सिर्फ मैं ही एक व्यक्ति हूँ जो विधानसभा में लड़ता हूँ, सड़कों पर भी लड़ता हूँ।
और सरकार ने मेरे पे 12 मुकदमे दर्ज किए, पासपोर्ट जब्त कर लिया, हथियार जब्त कर लिया, लेकिन मैंने कभी किसी बीजेपी के नेता को अप्रोच नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ था, तुम मेरी मदद करो। मुझे पता है कि इनको अगर कह दूंगा तो ये सोचेंगे कमज़ोर पड़ गया, अब घूम रहा है। तो मैंने कभी उस चीज़ का भी नहीं किया। अगर जो विधायक के इलाके के अंदर जो डेवलपमेंट के काम होते, वो भी सीएम ने मेरे सारे काम रोक दिए। मेरी मेरी सिफारिश है, मिसिंग लिंक, सड़कें वड़कें, पानी, सारे के सारे अगेंस्ट के। हनुमान के इलाके में कोई काम नहीं होना चाहिए। बहुत इसने कोई किसानों को परेशान भी किया, RAC भेजी कनेक्शन कटवाने के लिए। 50 दिन में धरने पे भी बैठ रहा था 2013 लास्ट से लेकर 14 फरवरी तक। लेकिन फिर लोकसभा के चुनाव आए तो मेरा मन ये था कि मैं दोनों पार्टियों में किसी की मदद नहीं करूँ। मैं लड़ा इंडिपेंडेंट चुनाव, हार गया था मैं, लेकिन कांग्रेस हारी मेरी वजह से। बीजेपी को बेनिफिट अब होता तो होता, मैं तो दोनों से लड़ रहा हूँ। और यही सोच मेरी कि जो आज प्रदेश के अंदर ये भूखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, वही श्रीमद पांडे और संजय अग्रवाल जो अशोक गहलोत को चलाते थे, वही वसुंधरा को चला रहे हैं दोनों। वही सारा ब्यूरोक्रेट, चाहे मंजीत सिंह हो, ऐसे 10 अधिकारी है राजस्थान के अंदर जो वसुंधरा के समय, गहलोत के समय पावरफुल थे, वसुंधरा के समय पावरफुल है। वही शेठ साहूकार CMO के अंदर एंट्री है जो कांग्रेस के राज में थी। गहलोत ने वसुंधरा की जांच नहीं कराई, इनका दोनों का सेटलमेंट हो गया आपस के अंदर। 8 के अंदर चुनाव में भ्रष्टाचार को लेके निकले थे कि भाई हम जांच कराएंगे, ये करेंगे, हुआ कुछ भी नहीं। खासा कोटी का कालीन भी बरामद नहीं कर पाए। तो इनको देख के मैं देखो मन से लड़ाई लड़ रहा हूँ, दिल से, और मेरा साथ कोई देख नहीं दे, लेकिन प्रदेश की जनता और किसान मेरे साथ खड़ा है। और अब तो नेताओं की भीड़ लग जाएगी साथ में, जिनके पास दुकान में सामान होता है ना, लोग उस दुकान से सामान खरीदने चले जाते, खाली दुकान में कोई नहीं जाता। और ये युवा और किसान ये परिवर्तन चाहता है। स्टेट के अंदर थाने तहसील कचहरी में उनका अपमान होता है, आज आप झूठे मुकदमे होते हैं, रोजगार मिलता नहीं, 4 लाख पद खाली है, अब 1 लाख की वैकेंसी निकाली है, ये भी कोर्ट में अटक जाएगी कहीं ना कहीं। तो हम ये चाहते हैं कि जवानों, किसानों, जो हमारा पुराना राजस्थान था वो इसी स्थिति के अंदर लौटे, जो जहाँ क्राइम नहीं हुआ करता था। आज क्राइम के अंदर अपन नंबर 2-3 पे आ गए देश के अंदर, कहाँ तो 23वें नंबर पे थे। तो इन स्थितियों को देख के हमने लड़ने का मन बनाया कि हम लड़ेंगे, भगत सिंह की भूमिका के अंदर रहेंगे, चाहे कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन एक बार मैसेज देंगे कि लड़ाके राजस्थान के अंदर है। अभी सारे लड़ाके बिके नहीं है, टूट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। और 18 के मिशन की बात करी, अभी आगे 23 की नहीं करी मैंने। 18 का चुनाव के अंदर दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक करेंगे राजस्थान के अंदर। जितने भी दूसरे संगठन हैं इनसे भी बात करेंगे, जो भी दोनों पार्टियों के विरोधी है उनसे भी बात करेंगे, सबसे। आपका जो तीसरा मोर्चा आप बना रहे थे, तो मैं पिछले लगभग 2-2.5 साल से आपको फॉलो कर रहा था तीसरे मोर्चे को लेके। तो किरोड़ी मीणा जो थे वो आपके एक दूसरा पिलर थे उस पूरे मोर्चे के, और वो चले गए, आपसी सहमति से गए, आपको कॉन्फिडेंस में लेके गए, आपको बिना कॉन्फिडेंस में ले गए, ये आपका व्यक्तिगत मसला है। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि मेरे हनुमान की सहमति से मैं आया हूँ। आपका ये कहना था वो चले गए, आपको कोई दुख नहीं है, वो चले गए, ठीक है, आपके संबंध फिर भी वैसे ही रहेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन इससे तीसरे मोर्चे की संभावनाओं के ऊपर कितना, क्योंकि आपने जो दोनों चीजें टारगेट की थी, इधर का जो वेस्टर्न राजस्थान का जो बेल्ट है और उधर वो संभाल रहे थे, तो वो वहां से जो एक संभावना थी आपके मोर्चे के खड़े होने की, तो वो तो पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चली गई। देखिए, वैसे तो डॉक्टर साहब ने भी पिछली बार राज्यपाल बना के पूरी ताकत लगाई थी अपनी। सीटें कितनी आई थी डॉक्टर साहब ने? 4 ही MLA आए थे ना। देखो, राजस्थान के अंदर शोषित ऐसी है, जहाँ जिस जाति से मैं आता हूँ उसकी संख्या 90 के करीब सीटों पे बिल्कुल कम तादाद के अंदर है। और 110 सीट ऐसी है जहाँ 70 सीटों में 60,000 से लेकर 1 लाख वोट, और 40 सीटों में 10,000 से लेकर 40,000 वोट। अगर हमारे साथ शेड्यूल कास्ट और मुसलमान ये आ जाता है, यादव, गुजर, ये भी देखो समीकरण बनेंगे, जैसे 2 जगह वोट दे दिए, 2 जगह ले लिए, सीट लगातार सीटें। कुमाऊतों की भी सीटें 5-4, जहाँ अगर एक कुमाऊत आता है 3 जगह में वोट देता, तो ये ऐसे समीकरण बनकर सीटें निकलेगी। तो हम कोई कमज़ोर नहीं पड़े। डॉक्टर साहब के जाने से उस इलाके के अंदर निश्चित बहुत बड़े कद्दावर नेता थे डॉक्टर साहब, मीणाओं के पूरे राजस्थान के 1 नंबर नेता थे। उनके जाने से थोड़ा बहुत वो इलाका खाली हुआ, लेकिन दूसरे पीढ़ी के, दूसरी पंक्ति के नेता, उनसे बात करेंगे हम सब लोगों से। JMM का तो जो नारा दिया है वो तो चलेगा ही चलेगा। उन इलाकों में भी रैली करेंगे, देखते हैं कितना मिलता है। लेकिन वीक हो गए ऐसा नहीं, कौन, और उनके आने से कौन सा हम 120 जीत जाते, इसकी क्या गारंटी थी? ये कोई गारंटी नहीं थी। ये तो हमारा और डॉक्टर साहब की कोई पार्टी भी नहीं बनी थी। पार्टी बना के अगर वो अलग होता है तो निश्चित रूप से हमें नुकसान होता बहुत बड़ा। लेकिन वो भी वसुंधरा जी के विरोध में थे, मैं भी विरोध में था। अब उनका पता नहीं क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, मुझे कॉन्फिडेंस में, वो तो बहुत पहले ही चले जाते, 1.5-2 साल पहले ही। वो तो हमने लड़ाई लड़ी, लड़ते थे,
बाकी तो कांग्रेस तो सारा मिला जुला खेल कर रही थी। 4 साढ़े 4 साल हमने विधानसभा में लड़ा, बाहर भी लड़ा, लोगों के लिए प्रयास भी किया। अब क्यों गए क्यों नहीं गए मैं इतना उनको इसलिए नहीं पूछता, मेरे से बहुत सीनियर है, वरिष्ठ है, मैं बात इतना नहीं, उनका मन था। मेरे को तो यही कहा उन्होंने कि चीफ मिनिस्टर से मेरा झगड़ा हुआ है, 8 महीने सरकार नहीं बन दी, 13 में मैं इसके साथ कभी नहीं जाऊँगा, और उसके साथ ही चले गए। उनकी मर्जी, लेकिन मैं मेरी गारंटी ले सकता हूँ। मैं साथ वाले कैसे गारंटी लूँ बताओ? मेरी लड़ाई जारी रहेगी, चाहे 0 रिजल्ट आए, चाहे 100% आए, चाहे 60% आए। मैं मेरा प्रयास आखिरी दम तक राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाने का करूँगा, और तीसरे मोर्चे के और भी लोग मिलेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से हमें इस बार सफलता भी बहुत ज़बरदस्त मिलेगी राजस्थान में। अच्छा, किरोड़ी लाल मीणा के एक बार जब वो बीजेपी में चले गए, उसके बाद में दिल्ली में मेरी कुछ बीजेपी के नेताओं से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि आपको क्या लग रहा है कि ये जो आपके बारे में जब बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि चुनाव आते आते हम हनुमान बेनीवाल को अपने साथ खींच लेंगे। तो ये भी एक लगातार ये बातचीत हो रही कि चुनाव से पहले आप हो सकता है बीजेपी के साथ हाथ मिला लें। कांग्रेस वाले लगातार ये कह रहे हैं कि ये तो है एक तरीके से बीजेपी की बी टीम है, जो कि कांग्रेस का जो जनाधार है उसके अंदर सेंध लगाने के लिए हनुमान बेनीवाल को खड़ा किया जा रहा है। तो इसके ऊपर आपकी कैसे? कांग्रेस को तो हम खत्म करेंगे राजस्थान के अंदर। कांग्रेस ने बहुत बड़ा धोखा जाट मुसलमान मेघवालों के साथ किया राजस्थान के अंदर। 70 साल वोट लिए, बदले में कुछ भी नहीं दिया। कभी तो गहलोत आ गया, कभी पायलट आ गया, कभी कोई थर्ड आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। कभी भी जिन कम्युनिटी के बेस पे कांग्रेस राजस्थान में खड़ी थी, इनके तो बूथ पे एजेंट नहीं मिलेंगे। अगर हम नहीं रहेंगे तो बूथ पे एजेंट कौन बैठेगा? ये तो इसलिए कहेंगे ना कि भाई सबसे ज़्यादा इनकी ऐसी तैसी हो रही है राजस्थान के अंदर, इसलिए कहेंगे कि बी टीम होती तो मुझे कौन रोक रहा था? तैयार बैठे हैं, मैं तो कभी का चला जाता, फिर लड़ता ही क्यों? फिर तो मैं 13 में वसुंधरा से क्यों लड़ता? मुझे पता था कि सरकार आ रही है, सारी बातें थी, तो मैं 13 में कैबिनेट मंत्री बनता, वसुंधरा के साथ रहता। अगर मुझे जाना ही होता तो मेरा कोई दिमाग ख़राब है जो अब मैं जाऊँगा और वहाँ मेरी इज्जत ख़राब कराऊँगा? आखिर मैं भी इन लाखों लोगों का विश्वास तोड़ के कैसे जाऊँगा, जो मेरे को सर आंखों पे बिठा के 24 घंटे लेके घूमते हैं? इसे मुझे मिल किया जाएगा। आज मेरा इतना बड़ा नाम हो गया राजस्थान के अंदर, अगर मैं विधायक नहीं भी बनूँ तो भी मेरी पहचान इसी स्टेट के अंदर हो गई। और मैं अगर लेकर इसको 18 के मिशन में चलता हूँ, खुदा न खास्ता अगर सफलता मिलती है तो मैं इसको क्यों छोड़ूंगा बताओ? आज तो पूरा हमारे लिए ट्रैक खाली पड़ा है, लड़ेंगे हम लड़ाई पूरी। शेखावटी जो है वो यहाँ पे कम्युनिस्टों का गढ़, राजस्थान में ऐसा एरिया है जहाँ पे कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है। यहाँ पे चाहे वो जीतते हैं 2 सीट तो वो जीतते आ रहे थे लगातार, 2 दौर दातारामगढ़ भी इन्होंने एक बार जीती। उसके अलावा हर गांव में इनके कार्यकर्ता हैं, हर सीट पे ये लोग, लक्ष्मणगढ़ हो चाहे फतेहपुर, इनके 10,000 15,000 वोट हर बार आ जाते हैं। पिछले 1.5-2 साल से हम लोग देख रहे थे, 3 साल से, कि आप लगातार अमराराम के साथ में हर किसान आंदोलन में आप इनके साथ दिखाई दिए, और विधानसभा के अंदर भी आप उनकी गिरफ्तारी को लेके सवाल उठाते रहे। इस बार यहाँ पे आने से पहले उनका एक बयान आया था कि किसानों का एक और मसीहा आ रहा है, जो प्रेस में बहुत चला था। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, तीसरे मोर्चे में उनकी आने की संभावना कितनी है, या आपके बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन है, या क्या? अमराराम जी, हम पिछली बार 8 से 13 गोलमा देवी, अमराराम जी और ये 3 विधायक जो इनके अंदर एक में था। 5 हम पिछली बार लड़ रहे थे कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ, और 5 ही हम इस बार लड़ रहे थे। राज्यपाल के 4 और 1 में 5, दोनों पार्टियों के खिलाफ। अब राज्यपाल भी छोड़ के चली गई। तो मेरे और अमराराम जी के व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं, वो भी किसानों के लिए लड़ते रहते हैं और हम भी किसानों के लिए लड़ते रहते हैं। और मोर्चा बनेगा जब, तो मोर्चे में तो सारे लोगों से बात करेंगे हम लोग, सब लोग। हमारे संबंध खराब नहीं अमराराम जी के। लेकिन अब आप देखो यहाँ शेखावटी में रेला कितना बड़ा हुआ, तो आप देख ही रहे हो सारा। तो और इसमें मैंने तो आमंत्रित सबको किया था वैसे, कि भाई आप सब आमंत्रित, भाई ये तो किसानों का आंदोलन है। किसान आंदोलन के अंदर मैं भी तो उनके गया था लाल झंडे के उसमें, जब उनका लाल झंडा था, वो लाल झंडे के आंदोलन के अंदर भी गया था मैं। कोई कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर तो हूँ नहीं मैं, फिर भी चूँकि किसान आंदोलन है, वो किसानों के लिए लड़ते हैं, इसलिए मैं उनको सपोर्ट पहले भी करता था और आगे भी हमारे संबंध बरकरार रहेंगे। व्यक्तिगत संबंध हमारे अच्छे हैं अमराराम जी से। लेकिन इसमें तो देखो, ये तो हुंकार मैंने भरी राजस्थान के अंदर, तो इसमें तो जवान किसान सब आया, अपना बलबूते भी सब लोगों ने किया। तो यहाँ पे इस हुंकार रैली में क्या आपकी तरफ से कुछ प्रयास नहीं हुए उनको बुलाने के या मंच पे, क्योंकि आप पहले भी मंच साझा कर चुके हैं कई मौक़ों पे उनके साथ में, तो इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्योंकि पिछला किसान आंदोलन था तब आप आए थे उनके सपोर्ट में यहाँ पे, तो इस बार मैं तो अगर और कोई आंदोलन करेंगे और होगा तो मैं तो फिर आ जाऊँगा। मेरा क्या है, मेरी तीनों हुंकार में भी मैं तो मेरे हिसाब से हुंकार भरी मैंने। देखो मैं आपको बताऊँ, मैं पहले तो किरोड़ी लाल जी साथ थे 3 हुंकार के अंदर, फिर वो छोड़ के चले गए, और अब की बार मैंने ज़्यादा दिमाग इसमें लगाया नहीं किसी के लिए।
मैंने तो कहा अपने को मेहनत करनी है, लोग अपने हिसाब से कैसे आते हैं, तो ये हमने किया। SFI के बच्चे और छोटा मोटा तो कई और इनके संगठन के लड़के आए थे सपोर्ट के अंदर, लेकिन उनसे मेरी इस मामले में बात हुई नहीं, इस आंदोलन के दौरान बात नहीं हुई मेरी। जब हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी राजनेता से जब ये पूछते हैं कि आपका टारगेट क्या है अगले चुनाव में, तो वो साफ साफ कहते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, विजय। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मतलब बतौर तीसरे मोर्चे, क्योंकि कांशीराम ने जब बसपा खड़ी की थी तो वो कहते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जो है सरकार बनाने के लिए। तो आपका ये पहला चुनाव है उस लिहाज से, लेकिन आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है फिलहाल ग्राउंड पे। तो आपको क्या लगता है, आप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं इस चुनाव में? कि आप हम टारगेट ये लेके चल रहे हैं, हम ये मैसेज देना चाहते हैं देश के अंदर कि राजस्थान में 2 ही पार्टियां नहीं है, थर्ड जिंदा है, राजस्थान मरा नहीं अभी, कि आप ज़बरदस्ती ला के कभी तो यूपी से पायलट को थोप दो, कभी ये गहलोत वही गहलोत सेम है जो सिर्फ मैसेज की राजनीति करता, कभी सड़क पर चल के आंदोलन नहीं किया इसने। और वसुंधरा को ले आओ जिसको पढ़ के भाषण देती थी, कभी गई नहीं एक दिन भी, कोई आंदोलन इसने सड़क पर जीवन में नहीं बैठी। तो हम कोई बाहर के लोगों से थोड़ी स्थिति कराएंगे, हमारा खुद का भी कुछ वजूद है। हम एक बार इन कांग्रेस बीजेपी की अकल ठिकाना राजस्थान का दिलाना चाहते हैं, क्षेत्रीय दल बनाएंगे, सफलता कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती ये तो ईश्वर पे है, जनता देखेगी राजस्थान की, लेकिन लड़ाई जोरदार लड़ेंगे राजस्थान की इस बार, आर पार की। परिणाम चाहे कुछ भी हो, चाहे पूर्ण बहुमत आए नहीं आए, जीरो भी बन जाए हीरो भी बन जाए, इसका पता नहीं लगता। जंग के अंदर जंग तैयारी से लड़नी चाहिए, दुश्मन अगला मजबूत भी हो सकता है तो खुद भी हार भी हो सकती है। तो हम जंग की पूरी तैयारी के साथ जंग में उतरेंगे मैदान के अंदर, और इस बार अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा राजस्थान। अच्छा, चलते चलते एक सवाल और है, क्योंकि उसके ऊपर आपकी बहुत किंवदंतियां हैं कि आपको छोड़ने के लिए आधी रात को जेल के दरवाजे खोलने पड़े थे जब आपको अचानक से गिरफ्तार किया गया था। तो और जेसी बोस हॉस्टल कांड जो था, उन दोनों के लिए बहुत किंवदंतियां। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप सफाई दे दें कि उस दौरान हुआ क्या था, आप अपने मुंह से बता दें तो। जेसी बोस कांड के अंदर तो ये हुआ था कि उस समय राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव था, और मैं चुनाव के अंदर एक तरफा मेरी जीत नज़र आ रही थी। तो एक लड़की थी, वो अपनी सहमति से कुछ लड़कों के साथ जेसी बोस हॉस्टल के अंदर बच्चे उनके कोई बातचीत के हिसाब से आई होगी, फिर उन 2-4 लड़कों ने उसके साथ बदमाशी के लिए थाने चली गई। चुनाव थे 15 दिन बाद, 14 दिन बाद थाने चली गई। तो उस समय क्या कि सरकार भैरू सिंह जी CM थे, और एक CB शर्मा था वहाँ पे एडिशनल SP, उससे शेखावाटी का ही था कहीं का, एक प्यारा सिंह एक सरदार सब इंस्पेक्टर था। तो ये क्या कि सारे किसान विरोधी मेंटेलिटी के लोग थे सारे के सारे। जैसे ही वो लड़की वहाँ गई ना, मेरा चश्मा छीन लिया है कुछ, तो बोले क्या हुआ कि ये हुआ। इतने में फिर आपके रणवीर गुड्डा, राजकुमार शर्मा जो इस समय चुनाव लड़ रहे थे, तो इनको सबको पता लग गया कि जेसी बोस कांड, मतलब मैं जेसी बोस हॉस्टल में भी रहता था, और सारे वो लड़के जाटों के थे 5-4-7 जो थे। तो फिर इसको इस तरह का माहौल बनाया, और मीडिया ट्रायल केस हो गया पूरा जेसी बोस कांड। फिर भी मैं चुनाव जीत गया उस समय 14 दिन बाद, इतना विरोध होने के बाद भी। तो मैंने वहाँ काम किया था, मुझे 500-700-1000 वोट दूसरी जातियों ने भी उस समय दिए थे जेसी बोस कांड से। उस समय कई निर्दोष लड़कों को भी सरकार ने बहुत तंग किया, इनका वो लेना देना। आपको मैं रात को हमें एक वो तो VC के साथ जब महेंद्र चौधरी और आपको रात को छोड़ना पड़ा था 12 बजे 2 बजे मेरे हिसाब से, तब मैं लॉ कॉलेज का अध्यक्ष था, वो यूनिवर्सिटी का था अध्यक्ष। वैसे हमारी बनती नहीं थी दोनों की उस समय छात्र राजनीति के अंदर, लेकिन जब उसको पकड़ के गिरफ्तार कर लिया, वो मुझे अकेला लगा कि अकेले हैं, तो मैंने कहा किसान का बेटा है, अकेला पड़ गया, ये BJP वाले सब खिलाफ है। तो फिर मैं मेरे हज़ारों लोगों के साथ उस आंदोलन में कूदा, तो सेकंड गिरफ्तारी हम लोगों की हुई। फिर जेल के दरवाजे तो फिर बातचीत ऊपर नीचे होके खुल गई 12:30-1 बजे कि भाई छोड़ो इनको। हमने ये सुना था कुछ समय आपका इतना रोला था कि लोग जेल में जो कैदी थे वो आपको देखने आए थे बैरक में, कि हनुमान बेनीवाल को नहीं से मिल के आते हैं। अरे नहीं, ऐसा कौन था। ये तो सब हम क्या लड़ते हैं शुरू से, क्रांतिकारी है ना, तो क्रांतिकारी विचारधारा के तो लोगों के अंदर एक रहता है भाई अपना भाई लड़ रहा है अपने लिए। जेल में भी तो कई लोग बेचारे सारे के सारे कौन से कोई मन से अपराध करके जाते, कुछ क्रिमिनल मन से होते हैं, कुछ अकस्मात घटनाएं हो जाती। जेलों में कई झूठे निर्दोष भी फंसे पड़े जेलों के अंदर, तो कानून यूँ ही है, पट्टी बंदी हुई है सारी। ये थे हनुमान बेनीवाल, और ये अभी इनका सीकर में 4था संस्करण था हुंकार रैली का, 5वां ये जयपुर में करने जा रहे हैं। वहाँ पे ये अपनी नई पार्टी या नए मोर्चे की घोषणा करने वाले हैं, यही बता चुके हैं हमें, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। बहरहाल राजस्थान में ये ट्रेंड रहा है कि कोई भी तीसरा दल जो है वो बहुत तेजी से नहीं उभरा है, या ऐसी ताकत नहीं रहा है जो कि कांग्रेस या BJP के वर्चस्व को चुनौती दे। इस बार जो है इनका मोर्चा जो है कम से कम मुकाबले को कई सीटों पे
तिकोना बनाने जा रहा है। और ये इस तरीके से ये विधानसभा चुनाव थोड़ा दूसरे विधानसभा चुनावों से दिलचस्प होने जा रहा है। अगर आपको इसी किस्म के और वीडियो देखने हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।